नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुरता साहित्य की धरोहर और आज है शनिवार साहित्य सृजन कला। शनिवार का यह सत्र समर्पित है लेखन की उस साधना को जहां रचना जन्म लेती है, जहां भाव शब्दों का रूप लेते हैं और भाषा व लय मिलकर साहित्य की आत्मा बनते हैं। आज के एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे हिंदी काव्य परंपरा के एक ऐसे छंद की ओर जो स्वर्णयुग की काव्यगरिमा का प्रतीक रहा है। घनाक्षरी छंद। वर्णिक छंदों की इस सशक्त विधा में अनुशासन है, प्रवाह है और सौंदर्य की गहन अनुभूति है। लेखक रमेश चौहान के मार्गदर्शन में हम जानेंगे घनाक्षरी छंद की संरचना, इसके प्रमुख प्रकार मनहरण, रूप और देवघनाक्षरी तथा वर्णगणना, लघु, गुरु, यति और गति जैसे तकनीकी सूत्रों को सरल भाषा में समझेंगे। यह सत्र उन सभी रचनाकारों के लिए है जो कविता को केवल भावना नहीं बल्कि एक साधना और शिल्प के रूप में सीखना चाहते हैं। तो आइए छंद के अनुशासन में बंधकर कविता की लय को पहचानें। आज हम हिंदी काव्य की एक बहुत ही खास और लोकप्रिय विधा के कह सकते हैं इंजन को खोलकर देखने वाले हैं, घनाक्षरी छंद। हमारे पास रमेश चौहान का एक लेख है जो सुरता साहित्य की धरोहर पर प्रकाशित हुआ है और ये लेख दावा करता है कि घनाक्षरी के पीछे एक तरह का गणित काम करता है। जी बिल्कुल, एक आर्किटेक्चर है पूरा। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस खूबसूरत रचना के कोड को क्रैक करें। ये सुनने में इतनी सहज और मधुर क्यों लगती है, इसके नियम क्या हैं और क्या कोई कवि इन नियमों में बंधकर भी आजादी से अपनी बात कह सकता है? ये क्लासिक काव्य शैली है जो पुराने दरबारों से लेकर आज के कवि सम्मेलनों तक की जान रही है। बिल्कुल, ये एक तरह से कविता की वास्तुकला, उसकी बनावट को समझने जैसा है। किसी भी कविता का जो असली जादू है वो उसके भाव और शिल्प के संगम में होता है। सही बात है। और हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग में जब कविता का प्रदर्शन होता था, उसे गाया सुनाया जाता था, तब दोहे की सादगी से आगे बढ़कर एक भव्य और संगीतमयी संरचना की जरूरत महसूस हुई। अच्छा, और वो जरूरत घनाक्षरी ने पूरी की। तो सबसे पहले ये घनाक्षरी छंद क्या है, मतलब इसका बेसिक ब्लूप्रिंट क्या है? जी, स्रोत कहता है कि ये एक वार्णिक छंद है। वार्णिक, हाँ। इसका मतलब साफ है, यहाँ मात्राओं की नहीं बल्कि वर्णों यानी अक्षरों की गिनती होती है। एकदम सही। और इसका ढांचा बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं अनुशासित है। इसमें 4 पंक्तियां होती हैं जिन्हें पद कहते हैं। हर पद के अंदर 4 छोटे हिस्से होते हैं जिन्हें चरण कहते हैं। और इसका जो मूल डीएनए है वो है 8-8-8 का पैटर्न। 8-8-8 जी, यानी पहले 3 चरणों में 8-8 वर्ण तो पक्के हैं। सारा खेल चौथे चरण में बदलता है जहां वर्णों की संख्या 7, 8 या 9 हो सकती है। अच्छा। यही एक्स तय करता है कि घनाक्षरी अपने किस रूप में सामने आएगी। और ये कोई नई चीज नहीं है। लेख में जगन्नाथ प्रसाद रत्नाकर से लेकर गोस्वामी तुलसीदास जी तक का जिक्र है। जी। तुलसीदास जी का उदाहरण तो बहुत सटीक है। हाँ। एक उदाहरण दिया भी गया है, चलिए उसे सुनकर अंदाजा लगाते हैं कि इसकी लय कैसी होती है। जी, ये पंक्तियां हनुमान बाहुक से हैं जो पूरी तरह घनाक्षरी में ही रची गई हैं। सुनिए। भानु सो पढ़न हनुमान गए भानु मन, अनुमान शिशु केली कियो फेर फारसो, पाछिले पगनी गम गगन मगन मन, क्रम को न भ्रम कपि बालक बिहारसो। इस उदाहरण में एक खास तरह की एक गरिमा है, एक प्रवाह है, एक वजन है। हाँ। लेकिन मुझे ये बताइए, ये उस दौर की यानी रीतिकाल की इतनी बड़ी जरूरत क्यों बन गई? मतलब दोहे में क्या कमी थी जो घनाक्षरी ने पूरी की? ये बहुत अच्छा सवाल है। सोचिए, वो दौर दरबारों और महफिलों का था। जी। कविता सिर्फ पढ़ी नहीं जाती थी, उसका पाठ होता था, प्रदर्शन होता था। दोहा वो 2 पंक्तियों का एक छोटा चुस्त फॉर्मेट है, एक तरह की शॉर्ट फिल्म। हाँ। लेकिन घनाक्षरी एक फीचर फिल्म की तरह है। इसकी लंबी पंक्तियां और वो संगीतमय संरचना कवि को अपनी बात विस्तार से, ज्यादा कलात्मक और प्रभावशाली ढंग से कहने का एक कैनवस देती थी। अच्छा। इसकी लय में एक नाटकीयता है जो सुनने वाले को बांध लेती है।
मतलब ये उस जमाने का आईमैक्स एक्सपीरियंस था। हाँ, कह सकते हैं, बिल्कुल। तो क्या हर घनाक्षरी ऐसी ही गरिमा वाली होती है या कवि अपनी जरूरत के हिसाब से इसका मिजाज बदल सकते हैं? नहीं नहीं। लेख कहता है कि घनाक्षरी का एक पूरा परिवार है और हर सदस्य का अपना अलग स्वभाव है। बिल्कुल। उस 8-8-8 के फॉर्मूले में एक्स को बदलकर ही ये पूरा परिवार बनता है। इन्हें हम मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहली है 31 वर्णी घनाक्षरी। यहाँ संरचना 8-8-8-7 वर्णों की होती है। मनहरण, जनहरण और कलाधर ये सब इसी परिवार के सदस्य हैं। और दूसरी है 32 वर्णी घनाक्षरी, जिसमें चारों चरणों में 8-8 वर्ण होते हैं। यानी एकदम सिमेट्रिकल। 8-8-8 जी, एकदम सममित ढांचा। इसके कई रूप हैं, जैसे रूप घनाक्षरी, जलहरण, कृपाण, विजया और एक बहुत ही खास डमरू घनाक्षरी। अच्छा। और तीसरी है 33 वर्णी घनाक्षरी, जिसकी संरचना 8-8-8-9 की होती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है देव घनाक्षरी। इनमें से मनहरण घनाक्षरी का जिक्र सबसे ज्यादा होता है। लेख तो कहता है कि ये इतनी लोकप्रिय है कि कई लोग घनाक्षरी का मतलब ही मनहरण समझ लेते हैं। ये सुपरस्टार क्यों बनी? क्या इसकी 31 वर्णों की बनावट यानी वो 8-8-8-7 वाला फॉर्मूला और इसके कुछ खास नियम ही वो वजह है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। मनहरण की लोकप्रियता का राज उसकी बनावट में ही छिपा है। अच्छा। पहला 8-8-8 के बाद आखिरी चरण में 7 वर्णों का होना, ये एक बहुत ही सुखद असंतुलन पैदा करता है। ये कविता को एक स्वाभाविक ठहराव, एक सम देता है, जहां आकर सांस मिलती है। दूसरा और सबसे जरूरी नियम है कि हर पद का अंत गुरु वर्ण यानी दीर्घ मात्रा वाले वर्ण से होना चाहिए। ये कविता को एक मजबूत, वजनदार और एक संतोषजनक अंत देता है। स्रोत में वाहिद का एक बहुत सुंदर उदाहरण है, उसे सुनकर शायद ये बात और साफ हो जाए। जी सुनिए। सुंदर सुजान पर, मंथ मुस्कान पर, बांसुरी की तान पर ठौरन ठगी रहे, मूर्ति विशाल पर, कंचन सी माल पर, हंसनी चाल पर घौरन खगी रहे। वाह, इसे सुनने में एक अलग ही मजा है। शब्दों का जो बहाव है कानों को बहुत अच्छा लगता है। ये नियम वाकई काम करते हैं। और ये बनावट श्रृंगार और भक्ति जैसे भावों के लिए एकदम सटीक बैठती है। अब इसकी तुलना परिवार के एक दूसरे सदस्य से कीजिए, डमरू घनाक्षरी से। डमरू? तो विविधता साफ दिखेगी। नाम से ही लग रहा है कि ये शांत तो नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। डमरू घनाक्षरी में 32 वर्ण होते हैं, 8-8-8-8। लेकिन इसकी शर्त यह है कि सभी के सभी वर्ण लघु यानी छोटी मात्रा वाले होने चाहिए। सब के सब? जी, कोई दीर्घ मात्रा नहीं। इसका नतीजा ये होता है कि कविता में एक बहुत तेज, लगभग सांस रोक देने वाली गति आ जाती है, जैसे डमरू बज रहा हो, डग 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 डग। अरे वाह! अगर किसी युद्ध का, तूफान का या तांडव नृत्य का वर्णन करना हो तो डमरू घनाक्षरी से बेहतर कुछ नहीं। कमाल है। मतलब कवि के पास एक पूरा टूल बॉक्स है। शांत प्रेमपूर्ण भाव के लिए मनहरण की बहती हुई नदी, और जोशीले या तीव्र गति वाले वर्णन के लिए डमरू की धड़कन। ये तो सिर्फ शब्द नहीं, ये तो साउंड इंजीनियरिंग भी है। बिल्कुल। शिल्प का चुनाव सीधे सीधे भाव और रस को तय करता है। ये दिखाता है कि ढांचा कितना महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब हम उस हिस्से पर आ रहे हैं जो मुझे सबसे ज्यादा डराता भी है और आकर्षित भी करता है, इसके तकनीकी नियम। हाँ। क्या हम इसे बिना गणित में डूबे समझ सकते हैं? लेख में घनाक्षरी लिखना भी सिखाया गया है और इसकी पहली सीढ़ी है वर्ण गिनना। ये समझना सबसे जरूरी है, क्योंकि यहीं अक्सर लोग गलती करते हैं। जैसा हमने कहा, ये वार्णिक छंद है तो वर्णों की गिनती ही इसका आधार है। जी। नियम बहुत साफ हैं। हिंदी वर्णमाला का हर अक्षर, चाहे स्वर हो या व्यंजन, एक वर्ण गिना जाता है। लेकिन सबसे बड़ा नियम जो सब कुछ बदल देता है वो है आधे अक्षर का। अच्छा। नियम यह है कि आधे वर्ण यानी अर्धवर्ण की अपनी कोई गिनती नहीं होती। वो अपने से पहले वाले वर्ण के साथ जुड़कर ही बोला जाता है। उदाहरण से समझते हैं। जैसे कमल शब्द में 3 पूरे अक्षर हैं, क, म, ल, तो 3 वर्ण हुए। सही। लेकिन सत्य का क्या? सत्य में स और य ही गिने जाएंगे, बीच का आधा ता नहीं गिना जाएगा। ओहो! तो सत्य में सिर्फ 2 वर्ण हैं। या जैसे शब्द है पुस्तक, इसमें पु, त और क, ये 3 वर्ण हैं, आधा सा नहीं गिना जाएगा। अच्छा। ये पहला और सबसे बड़ा राज है। यानी वर्ण गिनते समय सत्य में 2 लोग हैं, लेकिन अगर वजन तौलें तो शायद 2.5 लोग निकलें। हाँ, आपकी ये उपमा बहुत अच्छी है। ये तो भाषा का अपना भौतिकी का नियम है। कमाल है।
क्योंकि अगला नियम वजन तौलने जैसा ही है, वो है लघु गुरु का नियम, जो मात्राओं से जुड़ा है। घनाक्षरी वाणिक छंद है, इसलिए वर्णों की संख्या सबसे जरूरी है। लेकिन उसके उप प्रकारों जैसे मनहरण या डमरू को साधने के लिए लघु गुरु का ज्ञान जरूरी है। नियम सरल है। अ, ई, उ, री से बने वर्ण लघु यानी हल्के होते हैं और आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अंग से बने वर्ण गुरु यानी भारी होते हैं। और आधे अक्षर का यहाँ भी जरूर कोई दिलचस्प रोल होगा। बिल्कुल। जब हम वजन यानी मात्रा गिनते हैं तो आधा वर्ण अपने से पहले वाले वर्ण पर भार डालकर उसे गुरु यानी भारी बना देता है। अच्छा। जैसे आपके सत्य वाले उदाहरण में वर्ण तो दो ही है, स और य, लेकिन जब मात्रा की बात आती है तो आधे त का वजन स पर पड़ता है और स गुरु बन जाता है, जबकि उस पर अ की मात्रा है। तो इसका मात्रा भार गुरु लघु यानी 2-1 होगा। ये बारीकी छंद की लय और संगीत को साधने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक कवि को ये सब दिमाग में रखकर रचना करनी होती है। ये तो एक तरह की पहेली सुलझाने जैसा है। तो लेख में इसका एक अभ्यास भी करके दिखाया गया है, एक विचार को कैसे 8-8-8-7 के ढांचे में ढाला जाता है। जी, ये प्रक्रिया बहुत दिलचस्प है। लेख में विचार ये लिया गया कि मनहरण घनाक्षरी को मनहरण छंद में ही परिभाषित किया जाए। अच्छा। तो अब चुनौती है कि इस विचार को 8-8-8-7 के गणित में फिट करना है, तुकबंदी के साथ। चलिए इस पजल को हल करते हैं। पहला पद बनाने के लिए पहले 8 वर्णों का टुकड़ा चाहिए। तो पहला चरण बनाया गया वर्ण छंद घनाक्षरी। गिनिए, इसमें ठीक 8 वर्ण हैं। वर्ण छंद घनाक्षरी 8 है। हाँ। अब अगला 8 वर्णों का टुकड़ा चाहिए, तो बनाया गया गणन हरण मन। इसमें भी 8 वर्ण हैं। तीसरा टुकड़ा फिर से 8 वर्ण, नियम धियम आप। और अब आखिरी और सबसे छोटा टुकड़ा 7 वर्णों का। चौथा चरण बना धैर्य धर जानिए। इसमें 7 वर्ण हैं, धैर्य धर जानिए। और इसका अंत जानिए से हो रहा है। जी, जो तुकबंदी के लिए एक हुक की तरह काम करेगा। इस तरह एक पंक्ति पूरी हुई। जानिए से मिलती जुलती तुक पर करना होगा, जैसे मानिए, तानिए, खानिए। बिल्कुल। जब पूरी मेहनत के बाद ये छंद तैयार होता है तो वो कुछ ऐसा लगता है। वर्ण छंद घनाक्षरी गणन हारण मन, नियम धियम आप, धैर्य धर जानिए, 8-8-8-7 4 बार वर्ण रख, 4 बार यति कर, 4 पद तानिए। वाह। इस उदाहरण से लिखने की पूरी प्रक्रिया एकदम साफ हो जाती है। ये दिखाता है कि कैसे एक विचार को नियमों की कसौटी पर कसकर एक सुंदर रूप दिया जाता है। तो आज हमने हिंदी साहित्य के स्वर्ण योग से लेकर वर्णों की गिनती के तकनीकी नियमों तक का सफर तय किया है। घनाक्षरी सिर्फ एक पुराना काव्य रूप नहीं है, बल्कि एक जीवन संरचना है जो आज भी इस्तेमाल हो रही है। एक ऐसी इंजीनियरिंग है जो शब्दों से संगीत पैदा करती है। हाँ। यहाँ सबसे आकर्षक बात सख्त नियमों और रचनात्मक स्वतंत्रता के बीच का संतुलन है, और भावों से जान डालता है। हाँ, एक चुनौती है। हाँ, एक चुनौती है जो उसे और ज्यादा रचनात्मक बनने पर मजबूर करते हैं। मनहरण के मधुर प्रवाह से लेकर डमरू की तीव्र गति तक इसकी विविधता अद्भुत है। ये नियम पिंजरा नहीं है, ये वो ट्रेसल हैं जिस पर रचनात्मकता की बेल चढ़ती है। ये लेख कविता को वर्णों की गिनती और लघु गुरु के विज्ञान में तोड़कर समझाता है, और ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है, क्या घनाक्षरी जैसे काव्य रूप की तकनीकी बारीकियों को समझना उसकी सुंदरता की सराहना को बढ़ाता है, या ये उसके जादू को महज एक चतुर समीकरण में बदल देने का खतरा पैदा करता है? बहुत गहरा सवाल है। अगली बार जब कोई कविता सुने जो एकदम सहज और प्रवाहपूर्ण लगे, तो इस पर विचार किया जा सकता है। श्रोताओं, आज के साहित्य सृजन कला सत्र में हमने घनाक्षरी छंद के माध्यम से जाना कि कविता केवल मन की उड़ान नहीं, बल्कि अभ्यास, अनुशासन और निरंतर साधना का परिणाम होती है। घनाक्षरी छंद की वर्णिक संरचना, लघु गुरु की गणना, यति और गति की संतुलित व्यवस्था हमें यह सिखाती है कि परंपरा और तकनीक के सहारे कविता को और अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। तुलसीदास जैसे महान कवियों की परंपरा से जुड़कर और स्वयं अभ्यास करते हुए नए रचनाकार इस छंद में
अपनी सृजनात्मक पहचान गढ़ सकते हैं। सुरता साहित्य की धरोहर का यही उद्देश्य है, साहित्य की पारंपरिक विधाओं को संरक्षित करना और नई पीढ़ी को लेखन की गहरी समझ देना। अगले शनिवार फिर मिलेंगे, एक नए छंद, एक नई विधा और सृजन की नई साधना के साथ। तब तक के लिए लिखते रहिए, सीखते रहिए और साहित्य से जुड़ते रहिए।